बैठ जा। सो हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, सोल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे आज बच्चे। जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सिखाती थी। सबकी एक एक एप्लीकेशन थी। मैं सबके फॉर्मूलाज लिखता हूं। सबसे पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो थी, दैट इज पी काई ऑफ बी, chi of b is equals to p nor a minus ps upon p nor a. This is known as, this expression is known as relative lowering in vapor pressure. ये जो टर्म थी पूरी, इसको बोलते थे relative lowering in vapor pressure. यहां से हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद होगा तो। मैंने यहां पर chi b की वैल्यू पुट की थी, p nor a minus ps upon P नॉर ए। बच्चे ध्यान से समझना, P नॉर ए माइनस PS अपॉन P नॉर ए क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या मैं इसकी जगह पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिख दूं? सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू काई बी, और काई बी की वैल्यू क्या होती है? NB अपॉन NA प्लस NB। फिर मैंने यहां पर एक कंसिडरेशन ली थी कि अगर आपके पास सल्यूट बहुत कम हो तो हम NB को डिनोमिनेटर से क्या कर सकते थे? नेग्लेक्ट। तो हमारा एक्सप्रेशन बना था NB अपॉन NA। फिर हमने इनकी वैल्यूज पुट करी थी, दैट इज WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA, और सिंप्लीफाई करके क्या आया? WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। हमें क्या निकालना था? MB, दैट इज द MB निकालना था ना हमको। तो क्या होता है MB? मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाना था, ठीक है। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? अब ये एक्सप्रेशन में एक बार पूरा क्लियर कट करके लिख दूं, RLBP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, लास्ट वाला एक्सप्रेशन लिखो, WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, ठीक है। अब सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी कौन सी? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट इज इक्वल्स टू K ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय M। यही था, ओके। अब M की वैल्यू डाल दो। M क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन W, यही था। और ये डेल्टा B क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? ओके। अब तीसरा लिखता हूं, थर्ड क्या था? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF मल्टीप्लाइड बाय WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ये भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इसका नाम क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सही है। फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? पाई इज इक्वल्स टू CRT। C क्या होता है? NB अपॉन B। बच्चे C क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते थे? मोल अपॉन वॉल्यूम। एनबी को ओपन करोगे क्या बनेगा? WB अपॉन MB। तो ये हो जाएगा WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू B, ये हो गया। तो पाई भी क्या है हमारा? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहां पर मैंने ये सारे एक्सप्रेशन क्यों लिखे? एक चीज समझाने के लिए छोटी सी, देखो ध्यान से। ये आपके पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, बोलो। तो क्या ये मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं? ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ना, और ये मॉलिक्यूलर मास के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ जाओ इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे। ये आपके पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या ये भी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये आपके पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या ये भी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? और ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और ये भी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही है बच्चे बात? तो जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मॉलिक्यूलर मास के क्या होती हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास? सही है? समझ में आ रही है बात या नहीं?
अब एक और बात बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस चीज पे करती है? नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। समझ में आया? ये इतना सा एक्सप्रेशन आपको पूरा का पूरा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास सिखाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है बच्चे? एनबी पे। एन क्या है? एन होते हैं मोल्स, बी है सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। बच्चे अगर मोल्स ज्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी, और उस समय मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कम होगा, है ना? अगर आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? कम, और उस समय मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ये बात समझ में आई? अब ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके देती थी ना, उसने एक चीज कंसीडर नहीं की अपने पूरे कंसेप्ट में। उसने एक चीज जो है वो कंसीडर नहीं की, वो था एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। कौन सा? एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ध्यान से समझते जाना। लाइक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही काम पता कब करती है? जब आपका सॉल्यूट शुगर हो, जब आपका सॉल्यूट यूरिया हो, जब आपका सॉल्यूट कोई साल्ट हो, ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। मान लो आपने सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल शुगर डाला, तो बच्चे ये आयन में कन्वर्ट तो होगा ही नहीं, तो ये सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद भी कितना ही रहेगा? 1 मोल शुगर ही रहेगा, क्योंकि आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ने शुगर के कितने मोल्स मिलाए? 1 मोल। तो उसने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, क्योंकि उसने लिया भी एक ही था और सॉल्यूशन में जाने के बाद वो रहा भी एक ही, तो मॉलिक्यूल चेंज हुए। बच्चे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन से इलेक्ट्रोलाइट लेके चलती है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते। अगर हम NaCl की बात करें, ध्यान से समझना, किसकी बात करें? NaCl सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने में डिवाइड हो जाएगा? किसमें? एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चले तो उसने कितने मॉलिक्यूल्स डाले थे? एक, और वो मास भी एक के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देगा, क्योंकि उसने डिसोसिएशन वाला कंसेप्ट नहीं लिया हुआ है। लेकिन जब आपने NaCl के मॉलिक्यूल्स पानी में मिलाए, सॉल्यूशन में मिलाए, तो वो सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने हो गए? 2 हो गए। अगर पार्टिकल बढ़ गए, बड़े पार्टिकल, उसने कितने डाले थे? 1, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद वो कितने हो गए? और अगर पार्टिकल बढ़ गए, यहां आ जाओ, अगर पार्टिकल बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी और मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके दे रही थी वो कितने के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दे रही थी? 1 के अकॉर्डिंग। ये सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने हो गए? 2। समझ में आया? और अगर ये 2 हो गए तो नंबर चेंज हो गया, बढ़ गया नंबर बढ़ा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी, लेकिन मास क्या हो गया? कम। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा कैलकुलेट किया गया मास गलत हो गया ना। उसने कितने के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था? 1 के अकॉर्डिंग, लेकिन वो सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने हो गए? 2। क्या हो गए? वो डिसोशिएट हो गए। क्या हो गए? डिसोशिएट। यहां से क्या पता चलता है कि अगर कभी डिसोसिएशन हो जाएगी तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और अगर पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? और कितना वो कम हो गया? दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया? कितना वो कम हो गया? दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया? अब मैं ग्लूकोज की बात करता हूं, शायद अब आपको समझ में आए। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं ग्लूकोज लेके चलता हूं। मैंने ग्लूकोज के 4 मोल्स मिलाए सॉल्यूशन में, कितने? और उसके अकॉर्डिंग मास कैलकुलेट कर लिया। वो बिल्कुल सही है ना? क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जब सॉल्यूशन में डालोगे वो आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। कितने डाले थे? 4 मॉलिक्यूल। सॉल्यूशन में भी कितने रहे? 4। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सही आंसर आया। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ कब काम करती है? जब आपका सॉल्यूट डिसोशिएट ना हो, तभी सही काम करती है। जब डिसोशिएट हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगी, मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो गलत आएगा। समझ में आया? अब मैं एसोसिएशन का भी एक कंसेप्ट लेता हूं। लाइक अगर आप सॉल्यूशन में डालते हो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CH3COOH। आपने 2 मॉलिक्यूल्स डाल दिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने के अकॉर्डिंग मास कैलकुलेट करके देगी? हमने 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के मिलाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने के अकॉर्डिंग आंसर देगी? 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन देखो होगा क्या, जब आप 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के मिलाओगे CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे ये यहां से क्या बना देंगे? बॉन्ड। इसके ऊपर कौन सा चार्ज?
और इसके ऊपर ये क्या बन गया, बॉन्ड। अब जैसे ही वो सोल्यूशन के अंदर गए वो दोनों जुड़ गए और वो एक ही हो गए। यहां पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन। क्या हो रहा है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ने 2 के अकॉर्डिंग आंसर दिया था, लेकिन सोल्यूशन में जाते ही वो कितने हो गए, एक। इसको डाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई मींस 2, मर मीन पार्ट, 2 पार्ट जुड़ गए, डाइमर बन गया। डाले कितने थे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितने अकॉर्डिंग आंसर देगी, 2 के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जुड़ के कितने हो गए हैं, एक। पार्टिकल कम हो गए पार्टिकल कम, डाले कितने थे, बन कितने गए। अब जब पार्टिकल कम हो जाएंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी और मास बढ़ जाएगा। कितना वो बढ़ गया, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया आपको। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ कब तक काम करती है, सही से बताना मुझे, जब तक आपका सल्यूट कौन सा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो आयन में कन्वर्ट नहीं होता। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज टोटली वैलिड ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which doesn't show ionization, जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। बट जब आयंस वाले इलेक्ट्रोलाइट आ जाएंगे जो यहां तो डिसोशिएट हो रहे हैं और यहां तो क्या हो रहे हैं, एसोसिएट, तब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा कैलकुलेट किया मास जो है वो गलत प्रूव होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया। अब मुझे आप आंसर दो, अगर एसोसिएशन होगी तो क्या होगा, पहले बताओ, पार्टिकल कम कब होंगे और ज्यादा कब होंगे। डिसोसिएशन में पार्टिकल ज्यादा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी और मास क्या हो जाएगा, और जितना को कम हो गया दैट इज नोन एज, समझ में आया। दूसरा, अगर एसोसिएशन हो गया तो, अगर एसोसिएशन हो गया तो पार्टिकल क्या हो गए, कम हो गए, और अगर पार्टिकल कम तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी और मास क्या हो गया। समझ में आया। कितना वो इंक्रीज हुआ, कितना वो डिक्रीज हुआ, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सबको समझ में आया। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं, दर्शक था ना यहां पे। इसकी एक एग्जांपल देखो, पहली एग्जांपल मैं ले रहा हूं ग्लूकोज की, C6H12O6, हमने डाले इसके 1 मोल। अब बताओ सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद भी कितने रहेंगे, एक ही रहेगा, C6H12, क्योंकि आयंस में कन्वर्ट। यहां पर आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सही से काम करेगी। अब आपने डाल दिया NaCl, कितने मोल्स, 1 मोल, लेकिन सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद ये कितने हो जाएंगे, 2। ये बन जाएगा Na और Cl। अब यहां पर बताओ क्या होगा, पार्टिकल्स क्या हो गए, ज्यादा, पार्टिकल हो गए ज्यादा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी हो गई, और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, वो मैं दिखाऊंगा कम कैसे हुआ। NaCl का मास होता है 58.5, कितना होता है, तो पहले एक मॉलिक्यूल का मास कितना था, 58.5। अब एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, सोडियम का 23 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। बच्चे बताओ, पहले एक मॉलिक्यूल का मास कितना था, अब एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, और दूसरे का कितना है। क्या अब 58.5 है किसी का भी, कम हो गया ना। अब एक मॉलिक्यूल का मास 23 है और एक का कितना है, 35.5। तो डिसोसिएशन के केस में मास कम हो जाता है। ठीक है, इसको सिंपल, बहुत इजी है, इसको याद रखना। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन पार्टिकल बढ़ गए, पार्टिकल बढ़े तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी और मास, एंड दैट डिक्रीज मास इज नोन एज एसोसिएशन की बात करते हैं। अब आपने 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के ले लिए, लेकिन ये सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद क्या बना गए, डाइमर, एक ही बन गया। कैसा स्ट्रक्चर था उसका, इसका एक का मॉलिक्यूलर मास होता है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है 120, कितना होता है, लेकिन हमने कितने लिए थे, 2। अब यहां पर जाने के बाद दोनों जुड़ के एक ही बन गए। कैसा स्ट्रक्चर था उसका, भी बनाया था ना आपने, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, यहां से बॉन्ड और यहां से बॉन्ड। अब ये दोनों एक ही हैं। अब इसका मास कितना है, इसका 60 होता है, एक का 60, तो इसके 2 का 120। पहले एक मॉलिक्यूल का मास कितना था, एसोसिएट हो गए, एसोसिएट होने की वजह से नंबर क्या हो गए, कम, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, कम, और मास क्या हो गया, ज्यादा। कितना हो गया बच्चे, देखो 120। पहले कितना था एक मॉलिक्यूल का मास, अब कितना है एक मॉलिक्यूल का मास, and that increased and decreased molecular mass is known as abnormal molecular mass। समझ में आया कि नहीं, बताओ मुझे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी चीज अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में लगाना भूल गई, क्या फैक्टर उसने नहीं लगाया था अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, बताओ। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, उन सभी एक्सप्रेशंस में उसने कौन सा फैक्टर जो है वो नहीं लगाया, उसने कौन सा फैक्टर कंसीडर नहीं किया है, एक एसोसिएशन का
और एक डिसोसिएशन का। अगर वो फैक्टर वहां पे पहले ही कंसीडर कर लेता तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। समझ में आया? उसके बाद सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया? मॉडिफाई। और जिसने मॉडिफाई किया उस साइंटिस्ट का नाम था वॉन्ट हॉफ। क्या नाम था? उसने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं वॉन्ट हॉफ फैक्टर। अब मैं वो बताऊंगा। ये समझ में आया आपको? पहले बताओ, सभी को समझ में आया? वेरी गुड। पूछना है इसके? हाँ ठीक, इधर लिखेंगे हम। तो देखो बच्चे, वांट ऑफ फैक्टर, दिस इज डिनोटेड बाय आई। वांट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई। और इसका फॉर्मूला क्या था? आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल्स टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल्स टेकन। लाइक अगर आपके पास केस होगा ग्लूकोज का, देखना C6H12O6, यहां पर मैं 2 ले रहा हूं, तो बताओ यहां पर भी कितने बनेंगे? 2। C6H12O6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आइंस में कन्वर्ट नहीं हुए। अब इसके लिए आई निकालो आप, कितना आएगा? इसमें ना एसोसिएशन हुई और ना ही, तो पहले भी 2 थे और बाद में भी कितने? तो 2 डिवाइडेड बाय कितना आया? 1। समझ में आया बच्चे? तो इसके केस में सिंपल आपका आंसर आ गया 1। क्लियर है या नहीं? आप सीधा बोलते हो इसको डिवाइड ही क्यों करें हम लोग? क्योंकि नीचे मैंने क्या, ऊपर मैंने क्या लिखा था? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो उसमें हुई नहीं ना डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो टोटल कितने थे? 2, तो 2 ही रहे। और डिवाइडेड बाय टोटल कितने लिए थे? 2, तो आंसर कितना आया? 1। अगर कभी भी आई का वैल्यू बच्चे 1 आता है ना, उसका मतलब होता है कि उसमें ना ही डिसोसिएशन हो रही है और ना ही एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में ये वैल्यू कम या ज्यादा होती है 1 से। ठीक है, अब मैं लेता हूं केस किसका? NaCl का। अगर आप NaCl ले लो, बताओ आप मुझे कितना आएगा? Na प्लस लिए कितने थे और कितने हो गए? 2। अब आई का वैल्यू कितना आएगा? I इज इक्वल टू कितने हो गए डिवाइड बाद में? 2, और लिए कितने थे? तो आंसर कितना आया? 2। थर्ड, अगर हम लोग एसिटिक एसिड की एग्जांपल ले, अभी जो पढ़ाई थी, 2 लिए थे हमने और बाद में क्या हो गया था? एक डाइमर बना था, एक ही डाइमर बना था। अब बताओ मुझे आई की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। समझ में आया? तो इन चीजों से आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सॉल्यूट ये है जिसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रही है, उसमें हमें किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसका आंसर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही निकाल दी है पहले ही। बताना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे एक्सप्रेशन, उसमें मैं आई मल्टीप्लाई करूंगा। क्या क्या एक्सप्रेशन थे? P नॉर A माइनस PS अपॉन P नॉर A, इट इज इक्वल टू काई ऑफ B। ठीक है, अब आपने जस्ट पता क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ? आई के साथ। ये कौन सा फैक्टर आपने इसमें डाल दिया? बॉन्ड ऑफ फैक्टर, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन। दूसरा क्या था? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू, अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? डाल दिया हमने इसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला फैक्टर। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसमें भी इंट्रोड्यूस हो गया। लास्ट कौन सा था? पाई इज इक्वल्स टू CRT, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब आपकी मॉडिफाई हो चुकी हैं। अब हम जो भी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो बिल्कुल सही आएगा, वो गलत नहीं आ सकता। समझ में आई बच्चे बात? क्लियर हुआ कि नहीं? क्या होता है अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? अगर कोई आपको बोलेगा डिफाइन अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो क्या बोलोगे? कैसे डिफाइन करोगे? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, कैसे डिफाइन करोगे? हम लिखेंगे इफ द सल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपका सल्यूट कौन सा है, then the molecular mass calculated by colligative property is 100% true, is 100% correct. But if the solute is electrolyte, then the molecular mass gets changed. It either decreased or increased due to association and dissociation, and that increased or decreased molecular mass is known as abnormal molecular mass. समझ में आया? अब बताओ डिसोसिएशन में मास बढ़ेगा कम होगा?
अरे खुद बताओ ना, मेरी बात सुनो, इतना सोचने की जरूरत क्या है। ये डस्टर है आपके सामने, इसका मास है से 50 ग्राम, कितना है? इसको मैंने तोड़ दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। अब एक हिस्से का मास कम होगा ज्यादा, तो डिस्ट्रीब्यूशन में मास क्या होगा? कम होगा। ज्यादा कैसे? कम होगा ना। ये डस्टर 50 ग्राम था, इसको तूने तोड़ के 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्से का वेट कितना? अब 25 ग्राम पक्का? अरे मैंने बोला ही नहीं मैंने बराबर तोड़ना। अब इसको कैसे भी तोड़ सकते हो ना, ये मैंने इतना सा ये अलग कर दिया इतना सा, अब इसका मास चेंज हो गया ना, लेकिन 2 इक्वल पार्ट में थोड़ी ना डिवाइड हुआ है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब अगर मैं 2 चीजों को जोड़ दूं, एसोसिएट कर दूं, तो मास बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एसोसिएशन में मास और डिसोसिएशन में मास, ठीक है। जो अगर आप मास कम हो रहा है तो याद रखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ क्या होने वाला है। क्या होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ? जो अगर पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, नहीं डायरेक्टली है। पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, और पार्टिकल कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसका ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसका एक क्वेश्चन कैसे आता है। हमें दिया है 4 सल्यूट दिए हुए हैं, मतलब एक दिया है 1% कंसेंट्रेशन दी हुई है, 1% C6H12O6 ऐसे लिखते हैं। 0.1 मोल, 0.1 मोल किसका डाला? ग्लूकोज का। 0.1 मोल किसका डाला? NaCl का। 0.1 मोल किसका डाला? कैल्शियम क्लोराइड का। और 0.1 मोल किसका डाला? एल्यूमिनियम क्लोराइड का। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। एक सोल्यूशन है, उसमें ग्लूकोज के कितने मोल्स हैं? NaCl के कितने मोल्स हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड के कितने हैं? और एल्यूमिनियम क्लोराइड के कितने? आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें आएगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है? इन चारों में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें आएगी? बहुत सिंपल सी बात है, किसमें? NaCl में। और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती कब है, पहले ये बताओ। जब पार्टिकल्स बढ़ेंगे, है ना। इसमें कितने डाले थे? ग्लूकोज 0.1, तो ये सोल्यूशन में जाने के बाद 0.1 ही रहेंगे ना, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता। NaCl कितने में डिसोसिएट होता था? कैल्शियम क्लोराइड कितने में डिसोसिएट होगा? बच्चे कैल्शियम 1 और क्लोरीन 2, कितने हुए? 3 हुए। और एल्यूमिनियम क्लोराइड कितने होंगे? क्लोरीन 3 और एल्यूमिनियम कितने बने? 4। किसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा हुए? एल्यूमिनियम क्लोराइड। और इसमें अगर पार्टिकल सबसे ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी, और इसी में सबसे ज्यादा डिप्रेशन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा। समझ में आई बच्चे बात या नहीं? ऐसे क्वेश्चन याद रखना तभी सॉल्व होते हैं जब कंसंट्रेशन सेम हो। अगर कंसंट्रेशन अलग अलग दी हो फिर उसको करने का तरीका अलग है। एक और क्वेश्चन देता हूं, आप फटाफट से आंसर बोलना। 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी एक शुगर है, एंड 1 मोलर सुक्रोज, सुक्रोज भी एक शुगर है जो आप खाते हो। क्वेश्चन ये है, अब आपको पूछा बताओ इन सभी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें होगी? क्यों बच्चे? ये भी आयन में कन्वर्ट, ये भी आयन में कन्वर्ट, ये भी आयन में कन्वर्ट, और ये भी आयन में कन्वर्ट। शुगर, यूरिया, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, ये कोई भी आयन में कन्वर्ट नहीं होते। सबकी कंसंट्रेशन भी क्या है? अब बताओ आंसर। सेम रहेगी पक्का? क्या और कोई फैक्टर नहीं डिसाइड कर सकता? इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 180, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 342। फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर मास भी 180 है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 है। अब बताओ किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है? सुक्रोज का। लेकिन मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आया? तो फिर इसका आंसर क्या आया? यूरिया। आपका तुक्का बिल्कुल सही हो गया था, है ना, आपने यूरिया बोला। बात समझ में आई आपको? अगर कंसंट्रेशन सेम हो तो फिर आप क्या देख लो? मॉलिक्यूलर मास देख लो, तब आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, ये था एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वाला टॉपिक और बॉन्ड हॉफ फैक्टर। समझ में आया? बच्चे बताना बॉन्ड हॉफ फैक्टर का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ, रुक जाओ, देखो मैंने पहले भी एक बार बताया था, एक फिजिक्स का टॉपिक है, इसको मिटा दूं मैं? एक फिजिक्स का टॉपिक है इंटरफेरेंस, पढ़ा? देखो
जब ये यहाँ पे आप बोलते हो ना, तो आपके मुंह से ना साउंड वेव्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? जब एक बच्चा बोल रहा है तो ये आ रही है उसकी वेव, साउंड वेव, बिल्कुल क्लियर है ना। वो मेरे कानों तक पहुंची, मेरे माइंड में गई, मेरे माइंड ने उसको रीड कर लिया, क्योंकि वो सिंगल वेव थी। समझ में आया? अब मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे आंसर कैसे दिया पता है आपको? ऐसे ऐसे। कितने बच्चे? 40 बच्चे बैठे हैं यहाँ, 40 वेव्स आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट, और वो सिग्नल कहाँ जा रहा है? उसको क्या पड़ेगा? वो इतना भी शातिर थोड़े वो। समझ में आ रही है बात? दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। वेव सारी इकट्ठी हो गई, एक बच्चा आंसर दिया करो, सारे एक बारी बोल रहे हो, समझ क्या आएगा? अब बताओ मुझे क्या होता है बॉन्ड हॉफ फैक्टर? अब कोई बोलेगा नहीं, इतनी गारंटी है। क्या होता है बॉन्ड हॉफ फैक्टर? रियान बताओ, बॉन्ड हॉफ फैक्टर क्या होता है? और मॉलिक्यूलर मास कब बढ़ेगा? पार्टिकल के अकॉर्डिंग बताओ, मास कब बढ़ेगा? जब पार्टिकल्स डिसोसिएट होंगे। और मास ज्यादा कब होगा? वही चीज पूछी दोबारा मैंने। कहां से हो, क्या कर रहे हो? एक ही चीज मैंने तेरे से 3 बार, इतने 3 बार डिफरेंट आंसर्स दिए। मैंने पहले तेरे से पूछा मॉलिक्यूलर मास कब बढ़ेगा। अब बताओ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी कब? हाँ, जब एसोसिएशन होगी तब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिकल कम हो गए और मास बढ़ गया, है ना। इतने ज्यादा कंफ्यूज हो भाई? सिंपल सी बात है, जब पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एसोसिएट हो रहे हैं, है ना। एसोसिएट हो रहे हैं तो बढ़ेगा ना मास, और अगर मास बढ़ेगा, पार्टिकल कम हो रहे हैं तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम होगी। समझ में आया? और अगर डिसोसिएशन हो रही है तो पार्टिकल क्या हो रहे हैं? जब बढ़ रहे हैं, और पार्टिकल और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो पार्टिकल बढ़ेंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ में आया? इतना कंफ्यूज होने वाला कुछ था नहीं। ये समझ में आ गया आपको जो मैंने बताया अभी? पक्का? ठीक है। आपको पता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम क्या है? दीज आर नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं इनको? डेमोक्रेसी क्या होती है? आजादी। डेमोक्रेसी में एक बंदा एमएलए की इलेक्शन लड़ रहा है, कब जीतेगा वो? वोट ज्यादा मिलेंगे। वोट पता क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने ज्यादा होंगे उतना वो विनर बनेगा। समझ में आया? क्लियर हो रही है बात? लेकिन अगर वो ग्रुपिज्म कर देंगे, नहीं इसको नहीं देना है वोट, तो एसोसिएशन हो गई ना। एसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। समझ में आई बच्चे बात? इनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ये नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। सल्यूट कैसा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, कितने पार्टिकल है नॉन वोलेटाइल पे, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब बच्चे एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, मैंने पहले भी बताया था, सीबीएसई वाले बच्चे स्पेशली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कस करवा रहा हूं। अच्छा, पहले हेनरी लॉ शूट किया था, अभी हेनरी लॉ पढ़ा लेता हूं। हेनरीज लॉ क्या होता है? अब बच्चे इस चीज को ध्यान से समझना। हेनरीज लॉ क्या था? जब कभी आप किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, गैस को किसमें? लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। कोल्ड ड्रिंक पिया ना आप सबने? ठंडी पीना पसंद करोगे गर्म? मैंने एक दिन पहले ही पूछा था, बच्चे बोले जैसा जैसी मर्जी आप पिला दो। कोल्ड ड्रिंक बोतल हम हमेशा ठंडी प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? हमें लगता है उसके अंदर गैस ज्यादा है ना, तभी पीते हैं ना ठंडी। लेकिन अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपको ठंडी करके दे दूं, लेकिन उसके ढक्कन के ऊपर एक सुराख कर दूं और उसके 15 मिनट बाद आपको दूं, अब क्या होगा? होल करने से क्या होगा? अब उसकी गैस निकल जाएगी। मतलब अल्टीमेटली आप गैस पीना चाहते हो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर है, जो दैट इज ए कार्बोनिक एसिड। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका मतलब अगर आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर पानी है ना, वो पानी के अंदर गैस डाली हुई और शुगर डाली हुई है, बस 3 ही चीजें और एक फ्लेवर। अब अगर आप उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर गैस ज्यादा देर तक रखना चाहते हो, तो आपको पता ही है उसमें आप 2 फैक्टर लगा रहे हो ना, 2 फैक्टर। एक तो आपने कहा था सर ठंडी भी नहीं, और दूसरा आपने कहा कि उसके ढक्कन के ऊपर होल नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर गैस प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो आपको उसके अंदर 2 फैक्टर लगाने पड़ेंगे। कौन से? प्रेशर क्या हाई और टेम्परेचर क्या लो। यही हेनरी लॉ ने कहा था। समझ में आया? हेनरी लॉ सिंपल ये बताता है कि
अगर आपको ज्यादा गैस डिसॉल्व करनी है तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। समझ में आया? ये हेनरी लॉ ने कहा था, और हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हर जगह पे लगती है। हम सांस ले रहे हैं ना, उस पे भी हेनरी लॉ लग रहा है। बच्चे प्रेशर क्या होना चाहिए, किस चीज के लिए? गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए। हम जब सांस ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रही है? ये ऑक्सीजन जा रही है, और सिर्फ ऑक्सीजन क्या जा रहा है? एयर जा रही है ना। एयर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? लेकिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होती है, नाइट्रोजन नहीं होती ना। 78% नाइट्रोजन ही है ना, 21% ऑक्सीजन है। लेकिन हमारे ब्लड में कौन मिक्स हो रहा है? नाइट्रोजन मिक्स नहीं हो रही। रीजन बताऊं क्या है? कि नाइट्रोजन को मिक्स होने के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। तो तब हम सांस ले रहे तो हमारे ब्लड में सिर्फ कौन सी गैस मिक्स हो रही है? ऑक्सीजन। लेकिन अगर कभी आप समुद्र के नीचे चले जाए, डीप सी डाइविंग, और वहां पर हमारे ब्लड में नाइट्रोजन भी मिक्स होना शुरू हो जाएगी। अगर हम नॉर्मल एयर लेके जाएंगे ना, तो हमारे ब्लड में नाइट्रोजन मिक्स होना शुरू हो जाएगी, और दैट इज नोन एज नाइट्रोजन रिटेंशन। नाइट्रोजन हमारी ब्लड में रह जाएगी, वो बाहर नहीं निकलेगी, हमारी डेथ हो जाएगी। समझ में आया? हमारी पूरी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन भर जाएगी। और अगर हमारे रूम पे कार्बन मोनोऑक्साइड रख दी जाए और बराबर अमाउंट में ऑक्सीजन भी रख दी जाए, तो हमारे ब्लड में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही डिसॉल्व होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे ब्लड में सबसे जल्दी डिसॉल्व होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसकी सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड के अंदर नियर अबाउट 100 to 200 टाइम्स ज्यादा है नॉर्मल ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो कई लोग मर जाते हैं ऐसा ही, कोयला जलाते हैं कमरे में, कमरा बंद कर देते हैं, और वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वो उनकी डेथ हो जाती है। दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो ब्लड में मिक्स होती है, और तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन, और चौथे नंबर पे नाइट्रोजन। नंबर क्यों दे रहा हूं मैं इनको? क्योंकि प्रेशर की बात हो रही है। कम प्रेशर पे कौन सी गैस मिक्स हो सकती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के लिए प्रेशर चाहिए होता है। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, है ना, तो प्रेशर क्या हो जाता है? बाहर का लो हो जाता है। उस समय हमारे ब्लड में ना ऑक्सीजन प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाती है, और जब प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाती तो हमारी ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है, हमें बार बार सांस लेनी पड़ती है, जिससे हमारी सांस फूल जाती है। समझ में आया? क्लियर हुआ? हेनरी लॉ क्या बताता है बच्चे, बताओ? हेनरी लॉ कहता है द मास ऑफ एनी गैस, the mass of any gas dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure। ठीक है? जितना ज्यादा प्रेशर होगा, गैस भी उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। समझ में आया कि नहीं? मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस। मास मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मोल्स। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल फ्रैक्शन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जब इसको हटाएंगे यहां से कांस्टेंट को, तो इसकी जगह पे एक हेनरी लॉ कांस्टेंट आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। दिस इज द हेनरी लॉ। समझ में आया आपको हेनरी लॉ क्या है? क्या कहते हैं हेनरी लॉ? द प्रेशर ऑफ द गैस, sorry, the amount of gas dissolved in any liquid is directly proportional to the pressure। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी किसी भी लिक्विड के अंदर। ठीक है बच्चे, समझ में आया? और मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये मास था, मास मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मोल्स, मोल्स मतलब मोल फ्रैक्शन। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। ये KH क्या है यहां पर? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। पहली जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करी, जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, बियर्स, जब उनको बनाया जाता है, बंद किया जाता है, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के साथ किया जाता है। समझ में आया? इसने वैसे टेम्परेचर का कंसेप्ट नहीं दिया था, टेम्परेचर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। सेकंड इसने बताया था माउंटेन क्लाइंबर, जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं वो अपने साथ नॉर्मल एयर नहीं लेके जाते, थोड़ा सा हाई प्रेशर के साथ एयर लेके जाएंगे। समझ में आ रही है बच्चे बात? क्योंकि ऊपर जाके प्रेशर क्या हो जाना है। और जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो अपने एयर के साथ क्या मिक्स करके लेके जाते हैं? नोबल गैस। क्या लेके जाते हैं? बिकॉज नोबल गैस प्रेशर को बढ़ने नहीं देती। क्लियर हो गया? क्योंकि नीचे तो अपने आप प्रेशर बढ़ेगा ना,
डीप सी में जाने से प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा, ग्राउंड लेवल से नीचे प्रेशर बढ़ जाता है, तो वहां पर नाइट्रोजन भी ब्लड में मिक्स होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो अभी आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? पहला टॉपिक हमने पढ़ा एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, सेकंड इज अ बॉन्ड हाफ फैक्टर एंड थर्ड इज द हेनरीज लॉ। समझ में आया सबको? ओके, आज के लिए इतना।